हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर है। और उसके बारे में देखेंगे कि हाँ, सामान्य हिंदी में हिंदी क्या है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर हिंदी व्याकरण के बारे में देखेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। आज 10 जनवरी है, तो आज विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो इससे अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता हिंदी की शुरुआत करने के लिए। क्लियर है, सामान्य हिंदी की। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। 14 सितंबर सन 1949 में यह संविधान में यह पारित किया, प्रस्ताव रखा गया कि हमारी एक राजभाषा होगी जो कि हिंदी है। क्लियर है। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं कि हाँ, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी भारत की राजभाषा। राजभाषा मीन्स होता है सरकारी कामकाज की भाषा। क्लियर है। हिंदी भारत की राजभाषा है। संविधान के भाग 17 अध्याय की धारा 343 फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। क्लियर है। अध्याय भाग 17 अध्याय की धारा 343 फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, जिसकी लिपि देवनागरी है। क्लियर है। कौन सी लिपि है? देवनागरी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप ही लोग बताएं कि हाँ, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। बट 10 जनवरी को क्या है? विश्व हिंदी दिवस। क्लियर है। क्योंकि संविधान सभा ने 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा होगी यह प्रस्ताव पास किया था। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी उत्तर भारत के 10 प्रांतों की भाषा है। क्लियर है। कितने प्रांत हैं? 10 प्रांत। जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ज़्यादातर इन सभी राज्यों में क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। क्लियर है। इसे हिंदी क्षेत्र या हिंदी प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है। ये जो भी 10 प्रांत हैं इनको हिंदी क्षेत्र भी बोला जाता है या फिर हिंदी प्रदेश भी कहा जाता है। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषा है अभी फिलहाल? 22 भाषा। और स्टार्टिंग में कितनी थी? केवल 14 थी। ठीक है। फिर धीरे 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 कितने हो गई हैं? 22। प्रेजेंट टाइम में अगर पूछे तो 22, और स्टार्टिंग टाइम में पूछे तो कितनी थी? 14 भाषाएँ थी। जैसे कि असम के लिए असमिया, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी। क्लियर है। नेपाली, पंजाबी, सिंधी। 9 नंबर पे देखिए तेलुगु, फिर बोडो, फिर संथाली, फिर बंगला। क्लियर है। हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी। फिर है उड़िया, संस्कृत, तमिल, उर्दू एंड मैथिली। एंड लास्ट है डोगरी। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी की बात करें तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। कितने नंबर? 3rd नंबर पे। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? इंग्लिश। और हिंदी की नंबर 3rd पे है। क्लियर है। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश, एंड 3rd नंबर पे कौन है टॉप 3 में? हिंदी। क्लियर है। और भारत की पहली, मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? बंगला। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। क्लियर है। ये जितने भी चीज़ें दी गई थी, अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें नहीं पता है उसको आप लिखते चलिएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। क्लियर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? क्लियर है। ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से एक कोई है जो कि अवधि नहीं है। क्लियर है।
कवितावली, पद्मावत, मधुमालती या फिर हंस ज्वाहिर। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। हंस ज्वाहिर, मधुमालती या फिर पद्मावत या फिर कवितावली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कवितावली। क्लियर है? कवितावली क्या है? एक ब्रज भाषा है। क्लियर है? ना कि अवधि है। और अवधि किसके मतलब उपभाषा है? हिंदी के ही उपभाषा है, हिंदी से ही आई हुई है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं। दिया है भोजपुरी, मगही, मैथिली किस उपभाषा की बोलियां हैं? ठीक है, मगही, भोजपुरी, मैथिली किस उपभाषा की बोलियां हैं? हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर राजस्थानी। तो भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब कहाँ बोली जाती हैं? ज़्यादातर बिहार में। और किस भाषा की उपभाषा है? बिहारी भाषा की। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा की है? क्लियर है? छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा की है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ी बोली भाषा किस भाषा की उपभाषा है? पूर्वी हिंदी की। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो पहले ये एमपी में ही था, लेकिन सन 2000 ईस्वी में नवंबर के मंथ में इसको उससे अलग राज्य बना दिया गया। जैसे कि अपने उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बन गया और झारखंड भी बिहार से अलग होकर बन गया। 3 राज्य न्यू बने थे 2000 ईस्वी में। तो इसको भी आप ध्यान पे रखिएगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? क्लियर है? सन आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ कि कौन डेट क्या है, कब घोषित किया गया था। तो वही चीज़ बतानी है आपको कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1965, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950। ठीक है? इंडिपेंडेंस हम कब बनाते हैं? आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। क्लियर है? कब एक्सेप्ट कर लिया गया था? तो 26 नवंबर 1949। क्लियर है? लेकिन इसमें पूछ रहा है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, तो वो हुआ था 14 सितंबर 1949। और इसी दिन 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्लियर है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। फिर नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? क्लियर है? कौन सी बोली यूपी में नहीं बोली जाती है? कन्नौजी, कन्नौज तो बोली जाती है, यहाँ पे कन्नौज एक ज़िला है, कानपुर के उधर पड़ता है। तो कन्नौजी तो बोली जाती है। ब्रज भाषा भी बोली जाती है। ठीक है? और खड़ी बोली भी बोली जाती है। लेकिन मैथिली भाषा कहाँ की है? बिहार की भाषा है। क्लियर है? मैथिली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कंठस्य है? ठीक है? इनमें से कौन सा शब्द कंठस्य है? कंठस्य का मतलब यही होता है कि कंठ, जो भी मतलब शब्द हम बोले उस पर कंठ से आवाज़ निकले। क्लियर है? जैसे प, देखिए प बोलने पे क्या हो रहा है? ये लिप्स क्या हो रहा है? एक दूसरे से स्पर्श कर रहा है, मीन्स कि ओष्ठस्य हम बोलेंगे प को। ग, देखिए आप खुद बोल के ट्राई कीजिएगा। ग, देखिए ग से क्या वाइब्रेट टाइप का हो रहा है यहाँ नेक में, तो इससे क्या हो रहा है? कंठस्य से कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं। य की बात करें तो देखिए अंतस्थ, कुछ ऐसे अंदर से कुछ वॉइस आ रही है, य। और त की बात करें तो क्या हो गया? दंत, जैसे कि जो जीभ जो है देखिए वो दांत को ऐसे टच कर रहा है, त। ठीक है? त। क्लियर है? दांत से स्पर्श कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दंत। तो कंठस्थ में कौन सा आया था? ग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है?
ऐसे ही अभी तो यह एक एग्जाम्पल है, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल लेकर आप ट्राई कर सकते हैं ताकि सब कुछ क्लियर रह सके। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देवनागरी सरकारी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। ठीक है, देवनागरी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 49। देखिए इसमें देवनागरी में सरकारी पूछा है, क्लियर है, सरकारी 49, 50, 51, 52। क्लियर है, देवनागरी सरकारी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो इसमें कितने वर्ण हैं? 49। क्लियर है। अंगा और या और वो क्या स्र, जैसे ऐसे स्र बनता है ना, ये सब वर्ड जो है इसमें देवनागरी सरकारी में नहीं है। ठीक है, 3 नहीं है, इसलिए इसमें कितने टोटल है? 49। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या है। ठीक है, स्वर बताना है कि कितने स्वर हैं देवनागरी लिपि में। वर्ण के बारे में तो बता दिए कि हाँ, देवनागरी और सरकारी लिपि में कितने वर्ण हैं? 49। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या क्या है? स्वर ध्वनि की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, कवि एक क्या है? पुरुष शब्द है और इसका स्त्रीलिंग बताना है। कभी कभी क्वेश्चन में पुल्लिंग स्त्रीलिंग से ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, तो जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस किए रहेंगे, उसका नियम देखे रहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। वैसे अभी कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कविशा, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप किसी भी क्वेश्चन फर्स्ट वाले को छोड़ दें तो किसी भी क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन को देखेंगे ना तो लगेगा कि हाँ यही सही हो सकता है, और ज़्यादातर ऐसे ही करते हुए गलत हो जाता है एग्जाम में। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कव। ठीक है, कव इत्री, कवित्री। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मानव का भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें कुछ भाव का बोध हो। क्लियर है, जिस शब्द में किसी भाव का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे मानवता, मनुष्य, आदमियत, मनस्वी। क्लियर है, तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि मनुष्य, आदमियत, मनस्वी ये कुछ संधि विच्छेद टाइप का दिया है, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? मानव का मानवता। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है। जैसे स्वच्छ है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। जैसे स्वच्छ, स्वच्छ का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ठीक है, परिश्रमी किस प्रकार का विशेषण है? परिश्रमी किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक। संख्या से तो कोई रिलेशन ही नहीं है क्योंकि परिश्रमी में कोई संख्या का वही नहीं है, और परिमाणवाचक भी नहीं है और ना ही सार्वनामिक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक गुण है, जैसे क्वालिटी को बता रहा है कि हाँ वो परिश्रमी है, वह बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत तेज है। ठीक है, तो इस टाइप का विशेषता बताई जा रही है परिश्रमी में, तो हम क्या कहेंगे? गुण बताया जा रहा है। ठीक है, गुण का एक बोध हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, लड़का किस प्रकार का संज्ञा है? क्लियर है, लड़का इंग्लिश में बॉय किस प्रकार का संज्ञा है, किस प्रकार का नाउन है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक? द्रव्यवाचक तो नहीं हो सकता। क्लियर है, और ना ही भाववाचक हो सकता है।
दो नाउन में, दो संज्ञा में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि जातिवाचक होगा या फिर व्यक्तिवाचक होगा। व्यक्तिवाचक तभी होगा जिसमें हमें एक स्पेसिफिक चीज़ की नाम के बारे में पता चलेगा। जैसे लड़का, लड़का में कौन लड़का, उसका नाम क्या है ये तो हमको नहीं पता है। एक समूह वो बता रहा है, मतलब एक ग्रुप बता रहा है कि हाँ लड़के में सभी लड़के। क्लियर है? एक जाति का बोध हो रहा है। क्लियर है? जैसे मैं कहूँ कि गाय, गाय भी क्या है, एक जाति का बोध करा है, लेकिन हम उसमें कह दें कि साहिवाल गाय। ठीक है, साहिवाल गाय होती है रेड कलर की, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक। लेकिन जब हम केवल गाय की बात करेंगे तो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, जातिवाचक में। ठीक है, ऐसे लड़का लड़की किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, द्रव्यवाचक तो द्रव्य, जो भी शब्द में जैसे द्रव्य आ रहा है वो क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक। क्लियर है? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, देखिए द्रव्यवाचक जो होता है, द्रव्य जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ लकड़ी का। ठीक है, लकड़ी जिसे इंग्लिश में वुड बोलते हैं, वुड क्या है, एक द्रव्यवाचक है। ठीक है, एक द्रव्य है। ठीक, अब लकड़ी से हम क्या किए, टेबल बना दिए। ठीक है, लकड़ी का ही टेबल है, तो लकड़ी से जब हम टेबल बना दिए या फिर चेयर बना दिए तो एक क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। ठीक है, टेबल क्या है, एक कॉमन नाउन है, जैसे जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन किस चीज़ से बना है, तो लकड़ी से बना है, लेकिन लकड़ी क्या है, द्रव्यवाचक। तो ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि जो भी चीज़ द्रव्य से मिलकर बनी हुई है वो ज़्यादातर जातिवाचक है। क्लियर है? और जिस चीज़ से बना है वो क्या होता है, द्रव्यवाचक होता है। तो ये दोनों में रिलेशन आप लोग क्लियर रखिएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में कि जातिवाचक क्या हो गया, वो एक ग्रुप को हो गया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कोई यूनिक नेम आ जा रहा है, एक प्रॉपर नाम आ जा रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक। क्लियर है? जैसे मैं एक लड़का हूँ बट मेरा नाम जो भी है, क्लियर है, तो बॉय हूँ तो एक किस कैटेगरी में आ जाऊँगा, जातिवाचक। ठीक है, कॉमन नाउन। लेकिन अगर मेरा नाम जो है, जो नाम जब मैं अपना नाम के थ्रू बताने लगूंगा तो क्या होगा, एक व्यक्तिवाचक, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं, नवरत्न कौन सा समास है। ठीक है, नवरत्न, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि नौ मीन 9, रत्न, नौ रत्न, मतलब एक संख्या का बोध हो रहा है। क्लियर है? इस शब्द में क्या हो रहा है, एक नंबर का बोध हो रहा है। तो कौन सा समास होगा, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस भी समास में किसी संख्या का बोध हो तो कौन सा होता है, द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, द्विगु। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं, तिरंगा में कौन सा समास है। सेम वही क्वेश्चन है, तिरंगा मतलब कि 3 रंगों वाला तिरंगा। ठीक है, मतलब इसमें भी कुछ संख्या का बोध हो रहा है। तो द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास। क्लियर है? कौन सा समास, द्वंद्व समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, द्विगु समास अगेन। ठीक है, द्विगु समास इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताना है। लंबोदर कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो लंबोदर मीन्स कि लंबा हो उदर जिसका। ठीक है, लंबोदर लंबा हो उदर जिसका, यह ये कौन से समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का। क्लियर है? बहुव्रीहि, जैसे नीलकंठ की बात करें, जैसे नीला हो कंठ जिसका। ठीक है, दशानन, 10 10 सिर हो जिसका, ऐसे ऐसे करके
बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। ये कौन सा समास आ जाएंगे? बहुव्रीहि समास। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। हाथों हाथ में कौन सा समास है? क्लियर है? हाथों हाथ, हाथों हाथ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व समास। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। क्लियर? थैंक यू एवरीवन।